बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि क्या जो सब्जियात हम लगाते हैं उनके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है या जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, गंदम लगा ली, चावल लगा लिया, गन्ना लगा लिया या बागात लगा लिए, उसके अंदर पैसा ज़्यादा है। और अगर सब्जियात के अंदर पैसा ज़्यादा और सारी दुनिया ही सब्जियाँ लगाना शुरू कर दी तो फिर उस वक्त क्या हाल होगा, क्या उसमें कोई प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि आपको अगर फार्मिंग करनी है तो वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें लगानी है, आपको अपने फार्म को किस तरीके से तकसीम करना है। उसके अलावा अगर सारे सब्जियात में आ जाएं तो उस वक्त किस किस्म के हालात होंगे और आप कैसे उसका सामना कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल के अंदर कोई तिश्नगी रह गई है, कोई सवाल आपके दिमाग के अंदर आता है, तो इतवार को 11 बजे इंशाल्लाह हम लाइव डिस्कशन करेंगे। मैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लाइव आऊँगा। आपके जो सवालात हैं हम कोशिश करेंगे हर इतवार को 11 बजे आपके साथ लाइव हों, आप वहाँ पर मुझसे वो सवालात पूछ सकें। अगर आप उसका लिंक देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। हमारे लाइव सेशन का जो लिंक है हम इंशाल्लाह वहाँ पे अपडेट करेंगे और आप वहाँ पे आके अपनी पसंद के जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं आयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले इस सवाल की तरफ आते हैं कि फार्मिंग करनी है तो वेजिटेबल की तरफ जाएं या कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ जाएं या बागात की तरफ जाएं। तो देखें इस सवाल का जो जवाब है वो हर फार्मर के लिए अलग हो सकता है। 20 एकड़ का फार्मर है उसके लिए इसका अलग जवाब है, 100 एकड़ के फार्मर के लिए और जवाब है, 500 एकड़ वाले फार्मर के लिए और जवाब है, 1000 एकड़ वाले फार्मर के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं ये देखते हुए इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने कि देखें जो भी सब्जियात होती हैं उनको आप एक हद तक मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 20 एकड़ लगाया या 50 एकड़ लगाया, आप 20 एकड़ के ऊपर सही मैनेज करेंगे, 50 एकड़ के ऊपर आपकी मैनेजमेंट के अंदर लाजमी गलतियां होंगी। 20 एकड़ के ऊपर आपकी प्रोडक्शन अगर 90% के ऊपर है तो जब आप 50 एकड़ के ऊपर जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन नो डाउट 60% या 65% के ऊपर आ जाएगी। प्रोडक्शन के अंदर लॉस आएगा, प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी एकड़ ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी फार्मिंग को उठा के आप 100 एकड़ के ऊपर ले जाएं, आप 300 एकड़ के ऊपर ले जाएं तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो वेजिटेबल फार्मिंग के अंदर नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर मेहनत, इसके ऊपर तवज्जो, इसके अंदर लेबर इन्वॉल्वमेंट, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो आपको सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं हो जाता, आपको ये देखना है कि मैं कौन सी चीज़ को किस लेवल तक मेंटेन कर रहा हूँ। तो जो 20 एकड़ का फार्मर होता है उसको मेरा मशवरा यही है कि भाई आपको तो गंदम, गन्ना, चावल की तरफ देखना या सोचना उसके बारे में बिल्कुल सिरे से ही गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल फार्मिंग की तरफ रहना चाहिए। आपकी जेब अगर इजाज़त देती है आप लो टनल से स्टार्ट करें, 5 एकड़ 7 एकड़ से वॉकिंग टनल स्टार्ट करें, 1 एकड़ 2 एकड़ से, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि वॉकिंग टनल को तकरीबन अपने 10% के ऊपर ले जाएं जितना एकड़ है, और जो लो टनल है उसको 20% के ऊपर ले जाएं और बाकी ओपन फार्मिंग करें। जो लोग 50 एकड़ पे होते हैं उनको मैं कहता हूँ आप भी सब्जियात की तरफ जाएं, लेकिन आप पोटैटो के साथ मकई वगैरह को थोड़ा सा मिक्स करें जिनके ऊपर लेबर कम इन्वॉल्व होती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है। कुछ सस्ती सब्जियां लगाएं, कुछ महंगी सब्जियां लगाएं और मिक्स करके काम चलाएं। जो लोग 100 एकड़ पे जाते हैं या 300 एकड़ के ऊपर जाते हैं वो कभी भी टोटल चंक जोन सा है वो सारे का सारा वेजिटेबल के ऊपर नहीं ले जा सकते। उनको लाजमी सी बात है कि अगर ज़ाती ज़मीन है तो उनको अपने ज़ाती ज़मीन का कुछ ना कुछ एरिया अपने इलाके के हिसाब से बागात पे जाना होगा। आप अमरूद के बागात लगा लें, आप सिट्रस के बागात लगा दें, आप आड़ू के बागात लगा दें, आप नाशपाती के बागात लगा दें। आपके इलाके के अंदर जिस चीज़ का पोटेंशियल है बागात के हवाले से उस चीज़ के बाग लगाएं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाएं। अब तो आम जोन सा है, मैंगो जोन सा है, उसको भी 10 बाई 12 फुट के ऊपर लगाया जा रहा है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं, सिट्रस लगाएं। सिट्रस टोबा टेक्सिंग के अंदर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो 1 एकड़ के अंदर 600 प्लांट लगा रहे हैं, वो उसके हिसाब से प्रोडक्शन ले रहे हैं। सिलेक्टिव जो ब्रीड्स होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं सॉरी, वो लेते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब उसकी थिनिंग करते हैं और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लेते हैं। इसी तरह नाशपाती के ऊपर और आड़ू के अंदर तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया, अंगूर के अंदर लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। तो अपने फार्म का कुछ ना कुछ चंक जोन सा वो आपको ऐसी फसल के ऊपर लगाना होता है कि जो आपको सालाना पैसा दे। फिर आपको कुछ हिस्सा ऐसा रखना होता है कि जिसके ऊपर वो फसलें हो जिन पे लेबर इन्वॉल्वमेंट कम है, जो मैकेनिकल फार्मिंग से मशीनरी से जिसको किया जा सकता है। जैसे आलू मशीन से लगाया जा सकता है, हार्वेस्ट किया जा सकता है, मकई मशीन से लगाई जा सकती है, हार्वेस्ट की जा सकती है, राइस मशीन से लगाया जा सकता है, मशीन से हार्वेस्ट किया जा सकता है कुछ एरिया। लेकिन लाजमी सी बात है कि मिनिमम 10%, मैक्सिमम 25%।
आपकी ज़मीन का हिस्सा वेजिटेबल के अंदर जाना चाहिए। इसी तरह 300 एकड़ से 500 एकड़ पे चले जाएं, उसको आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। फिर उसके अंदर फॉरेस्ट फार्मिंग आ जाती है कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि वहाँ से आपकी जो 12-13 साल के बाद लकड़ी की मद के अंदर आमदन होगी वो कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए होगी, तो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि अगर सारे लोग इस सब्जियात के अंदर आ गए तो सब्ज़ी का क्या बुरा हाल होगा। तो याद रखें, सब्जियात के अंदर काम करना हर बंदे के बस की बात ही नहीं होती। देखिए, सारी दुनिया को पता है कि हॉस्पिटल्स का बिजनेस जौन सा है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। लोगों को पता है कि स्कूल्स का जो बिजनेस है, कॉलेजेस का, एजुकेशन का जो बिजनेस है, माजरत के साथ मैं इसको बिजनेस बोल रहा हूँ लेकिन बिजनेस बना हुआ है, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। तो क्या सारी दुनिया हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाती है? क्या बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन के बंद नहीं हो जाते? क्या बड़ी बड़ी होटल्स की चेन्स खुलती हैं और बंद नहीं हो जाती हैं? तो काम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसको कर सकता है, और ये नहीं है कि हर कोई इसको करने की ट्राई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग करेंगे लेकिन नाकाम होकर वापस चले जाते हैं। तो वेजिटेबल फार्मिंग एक मेहनत मांगती है, आपसे एक्सपर्टीज़ मांगती है, आपसे ये मांगती है कि आप उसको अपना टाइम कितना देते हैं, साथ साथ आपसे इन्वेस्टमेंट भी मांगती है। ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर इकट्ठी नहीं हो सकती, और जिन लोगों में इकट्ठी होती हैं उनमें भी फिर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक वो लोग जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ फ़ायदा हो या नुकसान हो उस काम को करते रहते हैं। दूसरे लोग उसके अंदर सिर्फ फ़ायदे के लिए आते हैं, नुकसान उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, 1 साल नुकसान आया और बस स्टेप बैक कर जाते हैं। तो याद रखें, जो सब्जियात हैं इनके अंदर बहुत सारे साल ऐसे आते हैं कि आप बमुश्किल अपना ख़र्चा पूरा कर पाते हैं। एक बात है, अगर आपकी प्रोडक्शन सब्जियात के अंदर पूरी नुकसान होने का चांस नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो, तो बहुत सारे साल ऐसे आएंगे कि आपकी प्रोडक्शन तो अच्छी थी, रेट आपको अच्छा नहीं मिला, तो मुनासिब सा प्रॉफिट आपने लिया, लेकिन अगला साल ऐसा जंप आता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि सब्जियात में से इतना पैसा भी आ जाएगा। मैंने आलू के अंदर खड़ा एकड़ 10,000 रुपये का भी बेचा, जबकि ऊपर इन्वेस्टमेंट जो सी थी वो 1.5 लाख रुपया थी, और आलू का 1 एकड़ मैंने 8 लाख रुपये का भी बेचा है। जो गोभी है, एक हालात ऐसे भी आए, हमें बकरियों वालों को कहना पड़ा कि गोभी के अंदर बकरियां अपनी चरा लें, हमारे साथ तो ये बिक नहीं रही। और एक वक्त ऐसा भी आया कि 8-8 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए का एकड़ गोभी का इस साल भी बिका है। तो ये अच्छे और बुरे हालात सब्जियात के अंदर आते हैं, लेकिन सब्जियात के घाटे पूरे भी सब्जियात से ही होते हैं। तो जितनी भी दुनिया इसके अंदर आने की ट्राई करते रहे, बचेंगे वही, रुकेंगे वही, कमाएंगे वही जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से एक लाइन अपनी सोचते हैं, उस लाइन के ऊपर लग जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नए आते हैं वो निकलते जाते हैं, और जो मुस्तकिल मिजाजी से उसमें से लगे हुए, अगर उनको एक क्रॉप में नुकसान हो गया तो वो दूसरे क्रॉप में उसको पूरा कर लेते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को एक फ़ैसला लेने में आसानी होगी कि आपको अपने फार्म को किस तरह से डिवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। मज़ीद आपके सवालात हों तो इतवार वाले दिन का इंतज़ार कीजिएगा, हम लोग बैठेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।